अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम गुलाम अब्बास। आज का हमारा टॉपिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। पिछले लेक्चर में हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी किया था, जिसमें हमने उसकी एक एग्ज़ाम्पल CH4 को भी स्टडी किया था। आज हम उसकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो कि NH3 एंड H2O इनको हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको डेफिनेशन में प्रॉब्लम है या कोई और यहाँ पे रीज़न है, समझ नहीं आ रहा पॉइंट, तो आप जो है प्रीवियस लेक्चर को फिर से सुन के उसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे और एग्जांपल्स को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर स्टडी किया था, प्रीवियस एग्जांपल को स्टडी किया था, सेम उसी तरह से ये एग्जांपल है। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है। इसमें सबसे पहले हम वाटर की एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। वाटर में सेंट्रल एटम, मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल एटम है उसी के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई होगा। H2O के अंदर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है एंड NH3 के अंदर सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है। हम इसमें जो है ऑक्सीजन को एज अ बेस बना के चलेंगे, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इसके ऑर्बिटल्स को स्टडी करके इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आपने इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल जिसमें डिवाइड कर लेने हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तीसरे ऑर्बिटल्स के अंदर जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं P के 3 ऑर्बिटल्स, 2px, 2py, 2pc। इनको मैंने इकट्ठा ड्रॉ किया है, इनके लिए एक ही इकट्ठे बॉक्स ड्रॉ किए हैं। इसका मतलब ये है कि इन तीनों की एनर्जी सेम है, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहा जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने इन ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2px, 2py, 2pc 3 ऑर्बिटल्स हैं और तीनों की एनर्जी सेम है। जब आपने इसको फिल करना है तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है इसमें 2px के अंदर। फॉर एग्जांपल देखिए कि सबसे पहले आपने एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया 2px में, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2py में, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2pz में। इसकी रीज़न क्या होती है? क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे एक जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करेंगे वो फ़ौरन से आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी सेम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी के डिफरेंस के ना होने की वजह से वो इस तरह से आगे मूव कर जाते हैं। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? 2, 4 एंड 3, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर यहाँ पे आएगा एज अ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ये मूव करते होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास अब ये जो स्टेट बनी है इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के बाद हमने कहा था नेक्स्ट जो स्टेट बनती होती है उसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट वहाँ पे बनेगी जहाँ पे वैलेंस शेल में एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद हो। तो हमारे इस वैलेंस शेल के अंदर कहीं पे भी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है। जब एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी। कंडीशन याद रखनी है, एक्साइटेड स्टेट के बनने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल का होना लाजमी है वैलेंस शेल में। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नहीं जा सकता। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं करेगा तो एक्साइटेड स्टेट नहीं बनेगी। तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की एग्जांपल में एंड नाइट्रोजन की एग्जांपल में दोनों के अंदर एक्साइटेड स्टेट नहीं बनती। रीज़न यहाँ पे फ्री जो है एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आगे एक्साइट नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट के बाद डायरेक्ट आपने यहाँ पे ड्रॉ करनी है हाइब्रिड स्टेट या हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं वही आपस में मिक्सअप होते हैं और हमारे पास एक नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो यहाँ पे देखें कितने ऑर्बिटल्स हैं टोटल, एक 2s का और 3 ऑर्बिटल्स हैं P के, और P के तीनों ऑर्बिटल्स, एक s का ऑर्बिटल, चारों यहाँ पे मिक्सअप होंगे तो हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जो कि 4 ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी एनर्जी सेम है। तो एनर्जी के सेम होने की वजह से हम इनको इस तरह इकट्ठा ड्रॉ करते हैं। मतलब इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह रहेंगे जिस तरह से पहले थे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे तो दूसरे ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगले 2 ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, तो आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं सिर्फ वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैलेंस शेल के जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वैलेंस शेल के अंदर तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेगा और वो
हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी हिस्सा नहीं लेगा। एम्प्टी ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेते। कंप्लीटली ऑर्बिटल फील्ड ऑर्बिटल्स एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन में आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि आपने इसको कहाँ से करना है, इसी से यहीं से निकालनी है डेफिनेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, 4 को छोड़ देने आपने, न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके आगे प्रॉपर्टीज है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, सेम शेप होती है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है, और जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम नाम देते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स का, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस, इनकी डायरेक्शन हमेशा डिफरेंट होती है, मोर स्टेबल देन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स, 2 लोब्स होती हैं, एक लोब बड़ा और एक छोटा होता है, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि एक लोब बड़ा है और एक छोटा है। जो बड़ा लोब है इसको हमने आगे स्ट्रक्चर के अंदर शो करना होता है, जो छोटा लोब होता है इसको हम स्ट्रक्चर के अंदर शो नहीं करते। ठीक है, आगे ओरिएंटेशन में हमारे पास द 4 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, आपने जब इनको ड्रॉ करना है तो 4 कॉर्नर्स पे ये ड्रॉ होंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 होता है और हेड्रॉन कहा जाता है कॉर्नर्स को, 4 हेड्रॉन कॉर्नर्स। नेक्स्ट हमारे पास इनकी आपने शेप्स ड्रॉ करनी है, तो शेप्स में सबसे पहले हमारे पास जो ऑर्बिटल्स थे, एक 2s था, 2px, 2py, 2pz। ये समझ लें जो फर्स्ट स्टेट है उसको हमने यहाँ पे इस तरह से शो किया है। ठीक है, एस वाले ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्फेरिकल फॉर्म में शो किया है। 2px, 2py, 2pz, p ऑर्बिटल जहां भी आपको नजर आएंगे, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है हमेशा डम्बल शेप होती है। ठीक है, तो 2px का मतलब 2 का मतलब यहाँ पे दूसरा शेल, p उसके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x का मतलब आपने इसको x एक्सिस पे ड्रॉ करना है। p ऑर्बिटल जो कि डम्बल शेप का है उसको आपने x एक्सिस पे ड्रॉ करना है। 2py का मतलब p ऑर्बिटल को आपने y एक्सिस पे ड्रॉ करना है, और 2pz का मतलब आपने p ऑर्बिटल को z एक्सिस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस 3 डायमेंशनल फॉर्म में इसको शो किया है। 3 हमारे पास डायमेंशंस होती हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने इसको y एक्सिस कह दिया, इसको z एक्सिस, आप इसको z एक्सिस, इसको y एक्सिस किसी भी तरह से इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा, मतलब ये ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होंगे, मिक्सअप होने से हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब अगले ऑर्बिटल जो बनेंगे वो sp3, sp3, sp3 की फॉर्म में आएंगे। सेम यही चीज़ हमारे पास sp3, 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 4 हमारे पास यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो इनमें जब ये मिक्सअप होते हैं तो इनकी शेप कैसे हो जाती है, मैंने अभी बताया था कि एक लार्ज लोब बनेगा और एक स्मॉल बनेगा, तो आपने इनको इस तरह से इन डायरेक्शंस में शो करना है। ठीक है, एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 का इस तरह से आ जाएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तीसरे को इस डायरेक्शन में, और चौथे को आपने इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेना है। ठीक है ना, फिर इन ऑर्बिटल्स को हमने इकट्ठा जोड़ना है। तो इकट्ठा जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास इनके ये जो हमारे पास एक शेप बनी हुई है ना, ये शेप बेसिकली कैसे है, ये ऐसे इनकी शेप बनती है इस तरह से। ठीक है, और जो चौथा ऑर्बिटल होता है वो इस तरह बैक पे होता है, ऐसे हम इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जब आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ना, जब CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, या वाटर का होता है, या NH3 का स्ट्रक्चर है, तो इन सब के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। स्ट्रक्चर इनका ऐसा ही होता है, लेकिन इनकी ज्योमेट्री में चेंज आता है। ठीक है, अब जो ये हमारे पास है, ये जो ऑर्बिटल है जो बैक पे मौजूद है, इसको हम पेज पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते ना, व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जब इनको इकट्ठा किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो ये बेसिकली हम इसको यहाँ पे शो करते हैं। इसका मतलब ये इधर नहीं है, इसकी पोजीशन यहाँ पे, लेकिन शो करने के लिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 डॉट्स लगाए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 ऑर्बिटल ऐसे थे जिनके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो मैंने 2 ऑर्बिटल्स के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन शो किए, और 2 ऑर्बिटल्स के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखें, वैलेंस शेल में वो ऑर्बिटल्स जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, उन ऑर्बिटल्स को लॉन पेयर कहा जाता है। ठीक है ना, हम कहीं पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा हम जैसे नाइट्रोजन पे लगाते हैं 2 यहाँ पे डॉट्स लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन पे 2 डॉट्स लगे होते हैं और ऑक्सीजन पे 4 डॉट्स लगे होते हैं।
एक पेयर, यहाँ पे दो पेयर है, ये लॉन पेयर होते हैं, ये लॉन पेयर है और ये भी लॉन पेयर है। तो लॉन पेयर बेसिकली क्या होते हैं, हमने यहाँ पे शो किया कि ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स हैं। वैलेंस शेल में जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल होता है उनको लॉन पेयर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 2 लॉन पेयर्स हैं और 2 यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो हमें पता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा कौन सा ऑर्बिटल जाता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे। ये जो लॉन पेयर्स हैं ये वैसे के वैसे हम उनके ऊपर ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं और इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना है। एक और बात, जितनी भी हमने एग्जाम्पल स्टडी करनी है sp3 की, सारी एग्जाम्पल जो हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करती हैं, लेकिन जब उनकी ज्योमेट्री को स्टडी किया जाता है तो उनकी ज्योमेट्री के अंदर चेंज आता है। ज्योमेट्री में चेंज ड्यू टू लॉन पेयर, एक लॉन पेयर होगा तो ज्योमेट्री कुछ और होगी, 2 लॉन पेयर होंगे तो ज्योमेट्री कुछ और होगी, अगर कोई भी लॉन पेयर नहीं होगा स्ट्रक्चर के अंदर तो उसकी ज्योमेट्री कुछ और होगी। लेकिन स्ट्रक्चर इनका अगर देखें तो सेम होता है, जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर जो जहाँ पे हम बात करते हैं, हम ज्योमेट्री की बात करते हो, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आपने जब बात करी तो ज्योमेट्री के याद रखना है, लॉन पेयर के आने की वजह से ज्योमेट्री के अंदर चेंज आ जाता है, क्योंकि लॉन पेयर जो होते हैं वो फ्री मूव करते हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स नहीं होते। इनकी फ्री मूवमेंट की वजह से वो जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं वो उनको पुश करते हैं, इधर से रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड एंगल अगर इतना था तो इन लॉन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से वो बॉन्ड एंगल श्रिंक होकर कम हो जाता है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर sp3 की ऐसी एग्जांपल जहां पे लॉन पेयर नहीं है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जहां पे एक लॉन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल उससे थोड़ा कम होगा। अगर 2 लॉन पेयर आ जाए तो उन दोनों की रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, रिपल्शन के बढ़ने की वजह से उनका बॉन्ड एंगल मजीद कम हो जाता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन एटम में 2 लॉन पेयर्स होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हमने देखा था कि नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई लॉन पेयर नहीं है, जैसा कि हमने sp3 की एग्जाम्पल को स्टडी किया जो कि CH4 को प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था, तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है, ठीक है। जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर में बॉन्ड एंगल बहुत ज्यादा कम हो गया ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। ज्योमेट्री, इसकी जो ज्योमेट्री है, देखिए ज्योमेट्री बेसिकली किस चीज का बताती होती है, ज्योमेट्री हमें बॉन्ड्स का बताती है। बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, देखें अब बॉन्ड कहाँ पे बनेगा, 2 एटम्स के दरमियान जहां पे बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान के एंगल को स्टडी किया जाता है, ये बॉन्ड एंगल है। ज्योमेट्री भी वही होती है, जहां पे बॉन्ड्स बने हो ना वही ज्योमेट्री कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, किस तरह से होता है, इस तरह से हम वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लॉन पे तो यहाँ पे होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ना, ये शेप कैसी आपको नजर आ रही है, ये देखें वी शेप, ठीक है, या हम इसको बेंट का नाम देते हैं। तो ज्योमेट्री क्या होती है वाटर की, बेंट या वी शेप। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वो तमाम स्ट्रक्चर्स जिनमें लॉन पेयर्स आ जाएं तो उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमेशा एंगुलर होती है, ठीक है। एंगुलर ज्योमेट्री का मतलब कि उनमें जो है लॉन पेयर्स आएंगे, लॉन पेयर्स होंगे जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं बनेगी, ठीक है ना। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें लॉन पेयर नहीं होते, जैसा कि CH4 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे लॉन पेयर नहीं है, तो CH4 की जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। रेगुलर स्ट्रक्चर होता है CH4 का। इंपॉर्टेंट MCQs है, आपसे पूछा जा सकता है कि NH3 की एग्जांपल हम स्टडी करते हैं, अभी NH3 की बात कर लें या H2O की बात कर लें, क्योंकि इनके लॉन पेयर्स होते हैं, इनके अंदर लॉन पेयर की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। वो तमाम स्ट्रक्चर्स जिनमें लॉन पेयर नहीं होते उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती है। तो CH4 की जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर है, MCQ से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो हमारे पास ज्योमेट्री वी शेप में होती है वाटर की, बेंट होती है या फिर एंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास इसमें फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, कि इसमें H2O मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये हमने यहाँ पे बताना है। इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल में हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होते हैं टोटल, हमने यहाँ पे देखा टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारे पास 4 हैं, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। sp3 के अंदर हमेशा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही बनेंगे, चाहे वो लॉन पेयर की वजह से हैं या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की वजह से हैं। टोटल ऑर्बिटल 4 ही होते हैं। हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 2 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 ऑर्बिटल हैं जिनमें 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी हमारे पास मौजूद है और फुली फील्ड भी मौजूद हैं। इनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 इसमें फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 2 फुली फील्ड एंड 2 जो है हाफ फील्ड, यहाँ पे फुली फील्ड आएगा,
ठीक है ना। आगे बॉन्ड फॉर्मेशन का जब प्रोसेस होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इनमें से कौन से ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रू हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे जो कि 2p और 2pz थे। हमने अभी उसके अंदर देखा था, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और यही दो आगे बॉन्ड फॉर्मेशन में हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा तो सारे लेते हैं लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में ये दो हिस्सा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हर हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, चाहे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ले या ना ले, वो sp3 ही है क्योंकि उसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ली है। तो इसमें आगे ओवरलैपिंग है, यहाँ पे ओवरलैपिंग में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे और इन दो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल थे वहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम आकर पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे उसके साथ ओवरलैप करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को अगर देखें तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 1। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये आता है 1s1, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ये लॉन पेयर है, ये वैसे के वैसे रहेंगे। लॉन पेयर को फॉर्म में इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपने 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं पेयर की फॉर्म में। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब ओवरलैपिंग हो जाती है तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, पेयर बन जाते हैं और इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा। ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर मैंने शो किए हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे शो किए हैं। ये भी लॉन पेयर, ये भी लॉन पेयर, और ये 2 जो हैं ये बॉन्ड पेयर्स हैं। तो ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है NH3। हमने वाटर को देखा कैसे आपने उनको सेम प्रोसेस सेम है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इसको समझने में, इस टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर है वो लाजमी सुने जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था sp3 का और उसमें हमने CH4 के एग्जांपल को डिटेल से डिस्कस किया था, वो आप लाजमी सुने। उसके बाद जो है फिर आप ये लेक्चर सुनिए, आपको बड़ी आसानी के साथ इस लेक्चर की समझ आएगी। इसमें देखें नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है NH3 की। NH3 में सेंट्रल एटम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे पास सेंट्रल एटम है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। मैं इसको यहीं पे डिस्कस करने लगा हूँ क्योंकि इसकी एग्जांपल वाटर से काफ़ी हद तक रिलेट करती है, जिसकी वजह से इसको डिटेल से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, आगे p के 3 ऑर्बिटल्स, टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो चुके हैं। प्रीवियस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचेंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे 3 हैं, और जो 2s है वो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। इसको एज अ लॉन पेयर हम डिस्कस करते हैं और इनको बॉन्ड पेयर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये 3 ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे, ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। अब मैंने इन तीनों को इकट्ठा ड्रॉ किया, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये तीनों को इकट्ठा ड्रॉ करने की रीज़न इन तीनों की एनर्जी सेम होती है p ऑर्बिटल्स की, जिसकी वजह से इनको इकट्ठा ड्रॉ किया जाता है। उसके आगे हमारे पास अगर हम इनको मिक्सअप करें तो मिक्सअप करने से हमारे पास नेक्स्ट स्टेज बनेगी जिसको हम हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक्साइटेड स्टेट को शो नहीं किया। एक्साइटेड स्टेट को शो ना करने की रीज़न क्या है? क्योंकि वैलेंस शेल में कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वहाँ पे जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी। तो यहाँ पे कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है जिसकी वजह से एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे नहीं बनेगी। तो आपने ग्राउंड स्टेट के बाद डायरेक्ट आपने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट यहाँ पे बनानी है। हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने हटा देना है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगल हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो पेयर की फॉर्म में है। मतलब एक ऑर्बिटल फुली फील्ड है और 3 ऑर्बिटल जो हैं वो हाफ फील्ड हैं, और ये 3 ऑर्बिटल जो हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे और ये एज अ लॉन पेयर रहेगा स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना। सेम प्रॉपर्टी जो हमने अभी डिस्कस की थी ये आपने वैसे देख लेनी है। उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ से बता दी थी। ये उसकी प्रॉपर्टीज़ आपने ऐड करनी है और ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे, सेम इसी तरह से ओरिएंटेशन का प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज, सेम इसी तरह से, सेम ऐसे ही आपने ड्रॉ करने, इधर भी सेम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, इधर भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपने यहाँ पे 2 डॉट्स की बजाय यहाँ पे आपने 1 डॉट शो करना है। यहाँ पे डबल डॉट एक जगह पे आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक जगह पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आपने शो करना है। क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड हैं जो मैंने यहाँ पे शो कर दिए 1 2 3, और एक ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जैसा कि यहाँ पे हमारे पास था sp3 का एक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसकी जो शेप होती है, ये शेप हमारे पास
जो है हमने डिस्कस किया था जो ज्योमेट्री को, कि वाटर में जो ज्योमेट्री होती है वो वी शेप, बेंट या एंगुलर होती है, लेकिन जब आप स्टडी करते हैं NH3 को तो NH3 की का जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर ही होता है। एंगुलर आप कह सकते हैं, एंगुलर उन स्ट्रक्चर को कहा जाता है जहाँ पे लोन पेयर्स आ जाते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं ट्राईएंगुलर पैरामिडल। ट्राईएंगुलर 1 2 3 ट्राई, ऐसे ये ट्राईएंगुलर, और ये जो ऊपर है ये इसको पैरामिड कहा जाता है। ऐसे होता है ना, देखें फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ये ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, और इसके ऊपर ये पैरामिड, जो लॉन पेयर है वो एज अ पैरामिड का काम कर रहा है, ठीक है, ट्राईएंगुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ट्राईएंगुलर पैरामिड, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लॉन पेयर होते हैं आप उनको एंगुलर बोल सकते हैं। तो NH3 भी एंगुलर है, लेकिन ट्राई का मतलब यहाँ पे 3 यहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे, इस वजह से हम इनको ट्राईएंगुलर पैरामिडल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल को चेक करें, बॉन्ड एंगल का डिफरेंस याद रखना है। sp3 के अंदर 3 एग्जांपल्स हैं, CH4, H2O एंड NH3। CH4 में बॉन्ड एंगल 109.5, H2O के अंदर हमने स्टडी किया 104.5, तो मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा 107.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है NH3 के अंदर, ठीक है। और इसमें जो ज्योमेट्री बताएंगे तो ज्योमेट्री भी सेम इसी तरह से जो हमने यहाँ पे बात की है, ट्राईएंगुलर पैरामिडल, इसकी ज्योमेट्री होती है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे, जितने इसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं उतने ही उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और जो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है वो एज अ लॉन पेयर हम शो करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। इधर है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NH3 की हम बात कर रहे हैं अभी, NH3 मॉलिक्यूल। तो NH3 मॉलिक्यूल में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो NH3 के अंदर आपने सेम इसी तरह से ये जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ये तो वाटर के हैं, तो सेम इसी तरह से आपने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको खुद से डिस्कस करना है, आपने खुद से हैंडल करना है इसको। आपने देखना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, खुद से इसको रीड करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं इसको जनरली बताने लगा हूँ। इसमें हमारे पास देखें टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं, यहाँ पे 4 ही होते हैं। sp3 के अंदर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। इसमें कितने जो है हाफ फील्ड है और कितने फुली फील्ड ऑर्बिटल हैं, एक जो है फुली फील्ड ऑर्बिटल है और 3 इसके अंदर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने बनेंगे, 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इसमें हर एक ऑर्बिटल जो है वो sp3 ओवरलैप है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये वाला भी sp3 है, ठीक है। और इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सेम इसी तरह से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, इसको भी मैंने हटा दिया, यहाँ पे लिख दिया नाइट्रोजन, इस जगह पे भी मैंने लिख दिया नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल 3 थे ना, तो हमने यहाँ पे एक को हटा दिया, यहाँ पे इसको भी हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। एक फुली फील्ड ऑर्बिटल मैंने शो किया यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक और हाइड्रोजन एटम आकर यहाँ पे अटैच होगा, तो 3 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे और ये ओवरलैपिंग कहलाएगी 1s इसका और sp3 ये वाला ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, sp3 1s या sp3s भी आप लिख सकते हैं, ये ओवरलैप है। तो कितनी ओवरलैप है, sp3s ओवरलैप है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे और ये जो है हमारे पास एज अ लॉन पेयर शो होगा। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे भी आप शो करेंगे हाइड्रोजन एटम, तो आपके पास ट्राईएंगुलर पैरामिडल स्ट्रक्चर जो है इसका बन जाए। कि अगर किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है NH3 एंड H2O के स्ट्रक्चर को समझने में, तो प्रीवियस लेक्चर इसका लाजमी देखें आप, जो कि हमने sp3 की डेफिनेशन और इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे डिस्कस किया है और जिसमें हमने CH4 की एग्जाम्पल को डिटेल से डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।